नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच चल रहे युद्ध में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर दुख जताया है और कहा कि मंत्रालय पीड़ित परिवार के संपर्क में है। छात्र की मौत उस धमाके में हुई जब रूसी सैनिकों ने एक सरकारी इमारत को उड़ा दिया। ये छात्र कर्नाटक के हावेड़ी का रहने वाला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर कहा कि भारत के विदेश सचिव ने रूस और यूक्रेन के राजदूत को बुलाया है और उनके सामने अपनी मांग को फिर से रखा है। खार्किव और यूक्रेन के दूसरे शहरों में फंसे भारतीयों को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाला जाए। बागची ने बताया कि रूस और यूक्रेन में भारत के राजदूत भी इसी काम में जुटे हुए हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत धमाके में हुई जब रूसी सैनिकों ने गवर्नर हाउस को उड़ा दिया। छात्र का नाम नवीन शेखरप्पा था और वो कर्नाटक के हावेड़ी का रहने वाला था। नवीन मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और अंतिम वर्ष का छात्र था। उसकी उम्र 21 साल थी। खार्किव से पूजा प्रहराज ने एनडीटीवी को बताया कि नवीन गवर्नर हाउस के नज़दीक रहता था और जिस वक्त ये धमाका हुआ वो खाने का सामान लेने के लिए एक दुकान के बाहर लाइन में लगा था। नवीन की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित कई लोगों ने दुख व्यक्त किया है। बोम्मई ने नवीन के परिवार से बात की और कहा कि राज्य सरकार उसके शव को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन में भारतीय छात्र की जान जाने की खबर के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय छात्र की मौत पर दुख व्यक्त किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी चुनाव के बजाय यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करें। अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर कहा, यूक्रेन में भारतीय छात्र के दिल दहला देने वाली मौत की घटना से स्तब्ध और व्यथित हूँ। नरेंद्र मोदी जी को चुनाव के बजाय युद्धग्रस्त यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को निकालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति बद से बदतर हो रही है। पूरा देश भारत के असहाय छात्रों के साथ खड़ा है। ईश्वर उनकी रक्षा करे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो यूक्रेन पर तब तक हमलावर रहेगा जब तक वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेता। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को यूरोप से अपने परमाणु हथियारों को हटा लेना चाहिए। रूस के यूक्रेन पर हमले का आज छठा दिन है, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 5,710 सैनिक मार दिए हैं। फेसबुक पर जारी एक वीडियो संदेश में सेना के प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि 200 से ज्यादा रूस के सैनिकों को यूक्रेन की सेना ने बंदी बना लिया है। यूक्रेन ने रूस के 198 टैंक, 29 विमान, 846 बख्तरबंद गाड़ियां और 29 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट करने का दावा किया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती है। बता दें, रविवार को पहली बार रूस के अधिकारियों ने यह माना कि उनके सैनिकों की भी मौत हुई है। हालांकि उन्होंने संख्या के बारे में नहीं बताया। कीव और खार्किव के बीच स्थित यूक्रेन के शहर ओखिर्का में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक रूसी सेना ने इस शहर में यूक्रेन आर्मी के बेस को निशाना बनाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाई है ताकि रूसी सेना के हमलों को जल्द से जल्द रोका जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए अफ्रीका से 400 से अधिक भाड़े के सैनिकों को भेजा गया। भाड़े के हत्यारों की लोकेशन अफ्रीका रहती है, लेकिन वो लोग दुनिया के किसी भी कोने में आपराधिक गतिविधियों की डील करते रहते हैं। वैगनर समूह के नाम वाले एक निजी मिलिशिया ने कथित तौर पर व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ज़ेलेंस्की और 23 अन्य सरकारी लोगों को खत्म करने का प्लॉट तैयार किया ताकि रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने का आसान मौका मिल सके। टाइम्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति के करीबी सहयोगी ओलिगार्च येवगेनी प्रिगोजिन, जिन्हें पुतिन के किचन कैबिनेट का शख्स भी कहा जाता है, 5 हफ्ते पहले इस मिशन के लिए अफ्रीका गए थे। वैगनर ग्रुप को इस मिशन के बदले मोटी राशि देने का वादा किया गया। कहा जाता है कि बहुत टॉप लेवल के प्रशिक्षित भाड़े के हत्यारे क्रेमलिन की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। हमले के छठे दिन रूस की सेना भारी संख्या में टैंकों के साथ कीव की ओर बढ़ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि कीव से करीब 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास सैन्य टुकड़ियां हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को जारी करने वाली कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजी ने कहा है, ये काफिला करीब 64 किलोमीटर लंबा है और इसमें सैकड़ों बख्तरबंद वाहन, टैंक, तोपें हैं। वहीं कीव शहर में रेड अलर्ट के सायरन लगातार बज रहे हैं। भारत ने यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे भारतीयों को तुरंत कीव से निकालने को कहा। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर कहा है, जो भी साधन उपलब्ध हों उससे वो वहां से निकलें। दूतावास ने कहा कि छात्रों समेत सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो आज तुरंत कीव छोड़ दें। अगर ट्रेन उपलब्ध हो तो ट्रेन से, अन्यथा किसी भी अन्य माध्यम से।
बता दें, रूस की सेना लगातार कीव की ओर बढ़ रही है और शहर पर कब्जा कर सकती है। रूस के तेज होते हमलों के बीच भारत के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की चुनौती और बढ़ गई है। इस बीच समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस अभियान में भारतीय वायुसेना को शामिल किया जा सकता है। समाचार एजेंसी के मुताबिक भारतीय वायुसेना के इस अभियान में जुड़ने से ज़्यादा लोगों को कम समय में भारत लाया जा सकेगा। इसके साथ ही मानवीय सहायता पहुंचाने में भी आसानी होगी। ANI के मुताबिक भारतीय वायुसेना संभवतः आज से अपने C-17 विमान को ऑपरेशन गंगा में शामिल कर सकती है। होटलों, दुकानों, रेस्टोरेंट, छोटे कल कारखानों में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतें आज से बढ़ा दी गई। इस बढ़ोतरी की आंच आम लोगों तक तो पहुंचेगी ही, इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, घरेलू LPG सिलेंडर, CNG के दामों में भी 7 मार्च के बाद किसी भी समय रेट बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। 1 मार्च से यानी आज से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर दिल्ली में प्रति 19 किलोग्राम 105 रुपये बढ़ गया। इस बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत 2012 रुपये प्रति यूनिट हो गई। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 7 मार्च को है। उसके बाद सरकार इन चीजों के रेट और बढ़ा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यूपी चुनाव को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महत्वपूर्ण बताया। जब उनसे इस चुनाव के 2024 के चुनाव से लिंक करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए 2024 में सत्ता में लौटने के लिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना चाहता है तो वो उत्तर प्रदेश के जनादेश के बिना नहीं हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अमित शाह से जब सवाल पूछा गया कि कुछ विधायक सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच की खाई की बात करते हैं तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी पार्टी अलोकतांत्रिक नहीं है और हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी भी है। चुनाव शुरू होते ही सब अनुशासन के दायरे में आ गए हैं। वहीं पार्टी संगठन और सरकार के बीच डिस्कनेक्ट होने को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये सब भ्रम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई छोटी सी दिक्कत है तो हम बैठकर उसको सुलझा लेंगे। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से जब जाति जनगणना को लेकर सवाल पूछा गया कि केंद्र राज्य में इसको लेकर तनाव है तो उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर अब तक कोई जनगणना नहीं हुई है। इतने सारे जाति समूह हैं, आप एक व्यक्ति की जाति कैसे निर्धारित करते हैं? क्या निर्णय लेने का कोई तरीका है? लगभग 80,000 जाति समूह हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। हम जनगणना कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए पुरुषोत्तम रूपाला पटेल हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं लिखते हैं। उनका नाम उनके गाँव से जुड़ा हुआ है। बादल, ढींढसा, ये सभी नाम उनके गांव से आते हैं। कौन प्रमाणित करेगा कि कौन किस जाति का है? हर कोई कुछ ना कुछ दावा करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई रास्ता है तो उन्होंने कहा कि कोई तरीका निकालना होगा। इंटरव्यू के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को भविष्य के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं तो इस पर अमित शाह ने कहा कि स्वाभाविक रूप से इतने सालों के बाद उनके अधीन इतना काम हुआ है। यूपी को 30 मेडिकल कॉलेज मिले। हम ये देखेंगे कि हर जिले में एक है। राज्य में 2 एम्स हैं, जबकि जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए एक शोध केंद्र भी बनाया गया है। भाजपा सरकार ने 10 नए विश्वविद्यालय बनाए, 77 नए कॉलेज खोले। हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1.4 लाख कॉलेजों का पुनर्निर्माण और पुनर्विकास भी किया। बता दें, इसको लेकर काफ़ी अटकलें लगती रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की PM बनने की महत्वाकांक्षा के कारण बीजेपी में भीतरी तौर पर मतभेद है। चुनाव से पहले पार्टी के शीर्ष संगठन और योगी के बीच मतभेदों की खबरें भी आई थी, जो अभी भी जारी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।